और वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है, बात खत्म। कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी, कुछ बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कुछ नहीं। वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है, बात खत्म, मामला खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो एरिया चालू होगा, एक सेक्शन नंबर है सेक्शन 50 से लेकर 60 तक। ये अलग चीज है, ये कोर्ट के बारे, सॉरी, ये सूट के बारे में बात नहीं करता, केसेस के बारे में बात नहीं करता, ये बात करता है प्रोबेट के बारे में, ये बात करता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये क्या होता है, कोई आदमी अगर किसी के नाम से वसीयत लिख के जाता है ना, उस वसीयत को लेकर अगर कोई केस हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी के नाम से वसीयत लिखी, मेरे जो फैमिली मेंबर हैं वो बोलते कि नहीं ये वसीयत तो झूठी है, वसीयत सही नहीं है, या किसी भी तरह से, या हम ये भी बोल देते हैं कि वसीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए कि भैया ढंग से एग्जीक्यूट हो, उसके लिए भी अगर कोर्ट में जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोबेट सूट। हिंदी में भी प्रोबेट ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसकी अलग ही कहानी है, इसका कोई किसी मतलब अपने बोल रहे पहले वाले सेक्शन बाद किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले इस एरिया को अच्छे से करना, मतलब कि सेक्शन 1 से लेकर 19 अच्छे से करना, फिर उसके बाद 20 से 47 में इंडेक्स और उसका बेसिक जो अपने कल पढ़ा। 50 से 60 को आप एक बार ड्रॉप करोगे, उसमें नहीं जाओगे, क्योंकि वो अलग कहानी है, वो एक तरह से चलते, मतलब ये मान लो भाई चलती सड़क से आप बिल्कुल साइड वाली कोई दूसरी सड़क पे चढ़ोगे, इसके अंदर मत जाना। आप सीधा क्या आओगे इसके बाद, इसको अभी नहीं जाएंगे, आप सीधा इसके बाद आओगे 61 से 70। एक चीज, तो आप पहले कहां से पढ़ोगे, 1 to 47, 61 to 74, उसके बाद हम इसको करेंगे, उसके बाद अपने इसको पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। इसको बिल्कुल अलग से पढ़ना है, इसको ये समझ लो कि भाई राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट का ये कोई अलग ही पार्ट है। जैसे राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट 2 पार्ट में है, एक पार्ट तो ये वाला रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा, इसको हम बोलेंगे पार्ट 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक दूसरा, शेड्यूल को लेकर जितनी मेरी बात हुई है, जितना मैंने पूछा है, तो सबने एक ही बात बोली है कि यार शेड्यूल से लेकर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जामिनर शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मैक्सिमम एक क्वेश्चन अगर प्री में आ जाए तो कह नहीं सकते। तो शेड्यूल टाइम टेकिंग है। शेड्यूल हम ये बोल दें कि शेड्यूल याद करना बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। शेड्यूल विद टाइम, बार बार पढ़ते जाएंगे तब याद होगा। तो शेड्यूल को लेकर तो ऐसा है कि पहले आप कोर्ट फीस एक्ट वाला जो सेक्शन वाला एरिया है वो अच्छे से कर लेना, फिर उसके बाद मान लो पहले शेड्यूल 2 करना। शेड्यूल 2 क्योंकि उसमें फिक्स कोर्ट फीस बताइए, वो वहां से क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो पहले उसको करना, फिर शेड्यूल 1 को करना। ठीक है, अपने शेड्यूल पढ़ेंगे, अपने शेड्यूल को लेकर जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको कवर करेंगे। ठीक है, बाकी शेड्यूल को मेरा सजेशन रहेगा कि शेड्यूल को तो आप ऐसा रखना कि हाँ भाई इसको पढ़ते रहेंगे बार बार, क्योंकि अभी भी अपने पास काफी टाइम है। एग्जाम की बात करें तो भाई पढ़ते रहेंगे बार बार। मान लो रोज 1 घंटा अगर मैं 4 से 5 दिन लगातार अगर शेड्यूल 2 को दूंगा तो मुझे याद हो जाएगा। तो ऐसे करके कोई भी ऐसी चीज है जो टाइम टेकिंग है तो हमको उसको समय देना पड़ेगा। तो ये तरीका है शेड्यूल का। ठीक है, तो कोर्ट फीस एक्ट के अंदर ये एक छोटी सी बात है जो मुझे बतानी थी आपको। ठीक है, तो कोर्ट फीस एक्ट अपने आज खत्म कर देंगे, और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर सिर्फ एक चैप्टर अपना बाकी है, वो बहुत ही छोटा सा, मतलब नॉट कोई मैं बोल दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने उसको पढ़ लेंगे। 20 तारीख से या हो सकता है 21 तारीख से आपके फैमिली लॉ के क्लासेस चालू हो जाएंगे। कोशिश है कि एक फैकल्टी हैं, अगर वो मान जाते हैं तो अपने वो आपको पढ़ा देंगे, अच्छा पढ़ाते हैं, फैमिली लॉ अच्छा पढ़ाते हैं वो। ठीक है, उन्होंने मतलब ये क्या कहते हैं, क्या ये एग्ज़ाम हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन सब के इंटरव्यूज दिए हुए, प्रॉपर इंटरव्यूज तक ये गए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े बहुत मार्जिन से ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो आपको पढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर वो मानते हैं तो उनकी क्लास या तो 21 तारीख से, या 20 या 21 तारीख से वो चालू कर देंगे, तो आज या कल में अपने उनको कंफर्म कर लेंगे। हाँ देखो, अमाउंट अपने को पता है कैसे याद करना है यार, अमाउंट मतलब वैल्यूएशन ऑफ सूट अपने को ऐसे याद करना है कि जैसे अपने ने कल भी बात की कि भाई उसमें ना पहले जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मान लो 21 क्या बोलता है, मनी सूट। मनी सूट में वैल्यू ऑफ सूट किस पे डिपेंड होती है, जो अमाउंट क्लेम किया, बात खत्म, इतना ही पूछेगा।
कि भाई मनी सूट में, कंपेंसेशन सूट में, डैमेजेस वाले सूट में वैल्यू ऑफ सूट कैसे डिसाइड होती है, तो हम बोलते हैं कि वो बंदा जो अमाउंट क्लेम कर रहा है उसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ सूट डिसाइड होती है। तो ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें होती है। तो बेसिक चीजें पढ़ो, बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड मत जाओ, जैसे बेरेट की जो लैंग्वेज है उस पर मत जाओ। बिल्कुल जो बेसिक बातें हैं जो अपने ने कल पढ़ी बस उतना कर लो, उतना लेवल मेंटेन कर लो, बहुत है कोर्ट फीस एक्ट के लिए। ठीक है। बाकी ऐसा है यार, मैं ये बोल दूं कि भाई मुश्किल नहीं है, तो कोर्ट फीस एक्ट के अंदर कुछ एरिया है जो मुश्किल है, वहां पर समय लगेगा। कि भाई एक दिन याद किया तो हो सकता है आप अगले दिन भूल जाओगे, फिर आपको अगले दिन फिर उसको याद करना पड़ेगा, तो ऐसे करके आप 2-2 3-3 बार जब उसको याद करोगे तब वो याद होगी। टेबल, कल आपको नोट्स दिए उसमें टेबल है ना, कल आपको जो क्लास नोट शेयर किए ग्रुप पे उस पे उसमें टेबल है ना। अब उसके अलावा कुछ भी ऐसा, एक तो ये है यार कि टेस्ट आपके चालू हो जाएंगे। बाकी बार बार मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि चीजों को ना बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। अपने ये बोलें कि भाई अपने पहली या दूसरी बार में ही हर एक एक सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छी 100% वाली कमांड हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। अभी अपने को स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई जो चीज मतलब किसी भी सब्जेक्ट के इंडेक्स जिसको अपने बोल सकते हैं सेक्शन नंबर, और वो सेक्शन इन जनरल क्या बोलता है, नॉट वर्ड टू वर्ड, इन जनरल वो मोटा मोटी तौर पर क्या बातें बोलता है, एक बार अगर अपने इस लेवल को भी अचीव कर लेते हैं तो भी अपने लिए बहुत है। फिर अपने विद टाइम जो है बाकी चीजें भी कर लेंगे। तो एक बार अभी तो चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करना, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेट करोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि ये जो माइनर लॉज हैं इसमें से अगर मैं राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट की बात करूं, तो राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट में क्या हार्डली एक या दो क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन वो पूछेगा, क्योंकि और बहुत नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। तो एक या दो क्वेश्चन वो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं क्लास पे। आज का अपना जो टॉपिक है, आज अपने पढ़ेंगे सेक्शन 61 से लेकर 74। 61 से 74, 61 से 74 बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसके अंदर अपने लिए जो टॉपिक पढ़ने हैं वो ध्यान रख लेना। रिफंड, कब कोर्ट फीस आपको रिफंड हो सकती है, और ये ऐसी चीजें हैं जहां से जो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफंड, नो कोर्ट फीस, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जब कोर्ट फीस नहीं लगेगी, क्या कहते हैं आपका, रेमिट, रिड्यूस, स्टेट गवर्नमेंट की पावर कोर्ट फीस को माफ कर देना, कोर्ट फीस को कम कर देना, किसी को एग्जेम्प्ट कर देना कोर्ट फीस से। ठीक है, रिफंड का यहीं पे दोबारा आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कलेक्शन ऑफ कोर्ट फीस, कोर्ट फीस कैसे कलेक्ट की जाती है। एंड देन इज रूल मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर है क्या ये, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोर्ट फीस रिफंड की जाएगी, 61, 62, 63, और उसके बाद आपका आ जाइए 64 छोड़ दो, 65 बी। ये कुछ एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक 67 भी यही लिख देना, क्या है वो देख लेंगे। कब कोर्ट फीस, मतलब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन बोल दो, सर्कमस्टेंसेस बोल दो जब कोर्ट फीस नहीं पे करनी होती है, इंपॉर्टेंट है। रेमिट या रिड्यूस 65, एग्जेम्प्ट 65 ए। उसके बाद कलेक्शन को लेकर है 66, 68, 69, कलेक्शन को लेकर। एंड रूल मेकिंग पावर इज, ठीक है,
रूल मेकिंग पावर, हाँ ठीक है, फिर रूल मेकिंग पावर, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो अब आ जाइए, अब अपने टॉपिक चालू करते हैं। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। सबसे पहला अपना टॉपिक है रिफंड ऑफ कोर्ट फीस। रिफंड ऑफ कोर्ट फीस कंसेप्ट समझ लेना कि भाई कोर्ट फीस आपको कब रिफंड की जाएगी। तो क्या क्या सिचुएशन है। पहला, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। क्या होता है, कैसे होता है, देख लेंगे। रिजेक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, आपका क्या कहते हैं ये, रिव्यू, ऑर्डर रिवर्स, फिर उसके बाद रिमांड, नहीं पहले रिमांड लिखते हैं, रिमांड, रिव्यू, जिसके बाद ऑर्डर हो जाता है रिवर्स, 4 हो गए। फिर उसके बाद मिस्टेक। अब एक बार ध्यान देना, क्या क्या सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं कि कोर्ट फीस कब रिफंड होगी, ये दोनों 61, 62, 63। उसके बाद एक और सिचुएशन है जब आपकी कोर्ट फीस को रिफंड किया जा सकता है, जो थोड़ा सा अलग सेक्शन है। 1 2 3 4 5 6, सेटलमेंट। 2 3 4 5 और 6, ये है दोनों 61, 62, 63, 65B। क्वेश्चन ध्यान रख लेना, यही ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। दोबारा आपको बोलूंगा, प्री का लेवल नहीं ऐसा होता है कि आपसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसका 70% पोर्शन हमेशा एवरेज लेवल होता है। तो पहले एवरेज लेवल पे कमांड बना लिया करो। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मुश्किल पोर्शन को पढ़ो, पर अगर वो नहीं भी याद हो रहा कोई बात नहीं, वो विद टाइम आपको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मत कर देना कि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट पढ़ रहे हो तो ये जो बेसिक सी चीजें इसी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। ये ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अब ध्यान देना, कोर्ट फीस जो है वो रिफंड कब होती है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हम सीपीसी में पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अपील भी रिजेक्शन, मेमोरेंडम ऑफ अपील का क्या कहते हैं, रिटर्न की बात करें, रिजेक्शन लिखा क्या, रिटर्न, ये भी हम सीपीसी में पढ़ते हैं। मतलब कि आपने केस फाइल किया और आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, उसके ग्राउंड्स है, ऑर्डर क्या कहते हैं आपका 7 के अंदर हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऑर्डर 7 सीपीसी में। सेम मेमोरेंडम ऑफ अपील भी रिटर्न हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, वो हम पढ़ते हैं ऑर्डर 41। चलो कैसे होता है, क्यों होता है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सिविल कोर्ट में प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न कर दिया जाता है, तो आपकी कोर्ट फीस रिफंड हो सकती है, ये ध्यान रखना। में रिफंड होगी ये जरूरी नहीं है। मैंने प्लेंट केस फाइल किया, मेरी प्लेंट रिजेक्ट हो गई, तो ऐसा नहीं है मुझे कोर्ट फीस रिफंड ही होगी, नहीं। जो कोर्ट रिजेक्ट कर रही है ना, उसकी इच्छा है, वो चाहे तो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि इनकी कोर्ट फीस इनको वापस दे दो। में रिमांड, रिमांड एक कंसेप्ट होता है जो अपीलेट कोर्ट करती है। क्या होता है, एग्जाम्पल ये है कि भाई मैं क्या कहते हैं ये, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, इस कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया, इस कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया, मैं इस डिसीजन के खिलाफ अपील में गया, कहां पर, एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये भी हम सीपीसी में पढ़ते हैं कि सिविल जज ने, जूनियर डिवीजन ने डिसीजन पास किया, मैं अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया। डिस्ट्रिक्ट जज ने जब वो केस सुना ना,
उसको लगा कि यार इस केस में तो ब्लंडर ही बहुत कर दी है लोअर कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो इस केस को जो अपील में आया है ना, इस केस को वापस भेज सकता है, वापस लोअर कोर्ट को, क्या कह के कि यार तुमने बहुत गड़बड़ कर रखी है इसमें, तुमने इस केस के अंदर ये इश्यू ही नहीं डिसाइड किया, तुमने इस केस के अंदर जो एविडेंस लिया वो सही से नहीं लिया, दोबारा से काम करो इसके ऊपर। तो वापस अपीलेट कोर्ट केस को वापस भेज देती है लोअर कोर्ट के पास, जहां से मामला अपील में आता है। इसको हम बोलते हैं रिमांड। ये भी सीपीसी का कंसेप्ट है। रिमांड के केस में भी रिफंड हो सकता है, इसमें भी ध्यान रखना क्या है, मे, ऐसा नहीं है शैल, मे। अब आ जाओ रिव्यू। ये क्या कहता है कि अगर रिव्यू की एप्लीकेशन डलती है, और रिव्यू की एप्लीकेशन डलने के बाद, रिव्यू का मतलब क्या है, जिस कोर्ट ने डिसीजन पास किया आप उसी को बोलते हो कि सर आप अपना ऑर्डर या डिसीजन चेक करो। रिव्यू की एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने अपना ऑर्डर या डिसीजन चेक किया, और कोर्ट ने अपना ऑर्डर चेंज कर दिया। रिव्यू किया और उस कोर्ट ने मान लिया कि हाँ यार हमसे गलती हुई है, और अपना ऑर्डर चेंज कर दिया। चेंज मतलब या तो पूरा ही पलट दिया, या फिर ऑर्डर में कुछ भी हल्का मोटा चेंज कर दिया। अब आपने जो रिव्यू की एप्लीकेशन पे कोर्ट फीस पे की थी ना, जो भी कोर्ट फीस आपने इस पे की थी, ये आपको रिफंड होगी। और यहां पर कंसेप्ट है शैल, ये ध्यान रखना। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील में मे कोर्ट की इच्छा है, रिमांड में मे अपीलेट कोर्ट की इच्छा है, रिव्यू में आपको रिफंड होगा। जो आपने रिव्यू की एप्लीकेशन पे कोर्ट फीस पे की थी वो रिफंड होगी। मिस्टेक, अगर गलती से आप ज्यादा कोर्ट फीस पे कर देते हो, तो भी आपको रिफंड होगी, शैल। अब ध्यान देना, कितने ग्राउंड है जब कोर्ट फीस रिफंड हो सकती है, 6। कौन कौन से सेक्शन है, 61, 62, 63, 65 बी। अब आ जाओ, अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट होती है, मेमोरेंडम ऑफ अपील रिटर्न होती है, आपकी कोर्ट फीस रिफंड की जा सकती है। अगर केस रिमांड किया जाता है अपीलेट कोर्ट द्वारा, आपकी कोर्ट फीस रिफंड हो सकती है। अगर आपने रिव्यू की एप्लीकेशन डाली और रिव्यू की एप्लीकेशन के बाद कोर्ट जो है, जिस भी कोर्ट में आपने एप्लीकेशन डाली, वो अपने ऑर्डर को चेंज कर देती है, तब आपने जो रिव्यू पे कोर्ट फीस पे की थी एप्लीकेशन पे, वो रिफंड होगी, शैल। गलती से आपने ज्यादा कोर्ट फीस पे कर दी, आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, मुझे मेरी कोर्ट फीस जो ज्यादा पे की है वो रिफंड की जाए, ज्यादा वाली रिफंड की जाएगी। अब आ जाइए 65B, सेटलमेंट अंडर सेक्शन 89 सीपीसी। ठीक है, अगर, एक मिनट बता रहा हूं, अगर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के अंदर सेटलमेंट हो जाता है, अगर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी में सेटलमेंट, सेक्शन 89 क्या है, सेक्शन 89 इसी बारे में बात करता है कि सिविल केस के अंदर अगर पार्टीज चाहे तो सेटलमेंट कर सकती है। कोर्ट जो है पार्टीज को कह सकता है कि कोशिश कर लो, अगर सेटलमेंट हो जाए तो। सेटलमेंट मतलब आप आपस में समझौता कर लो। तो अगर सेक्शन 89 के हिसाब से कोर्ट में पार्टीज में सेटलमेंट हो जाता है, तो अगर कोई कोर्ट फीस रिफंड पे की थी तो वो रिफंड होगी, शैल। तो 6 ग्राउंड बनते हैं, एक बार ध्यान दे देना, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सेक्शन रिफंड के बारे में बात करते हैं, 61, 62, 63, 65 बी। कब रिफंड होता है, अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट होती है, मेमोरेंडम ऑफ अपील रिटर्न होता है, रिमांड के केस में। रिव्यू के केस में, रिव्यू ने कि आपने एप्लीकेशन डाली, और अगर जो कोर्ट जो उसके पास आपने एप्लीकेशन डाली, वो अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। रिव्यू दोबारा समझा देता हूं, रिव्यू का कंसेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल जयपुर की कोर्ट ने डिसीजन पास किया, आप उस कोर्ट को एप्लीकेशन डाल सकते हो कि आप अपने डिसीजन को रिव्यू करिए। रिव्यू का मतलब चेक करिए। हमारा ऐसा कहना है कि आपका डिसीजन सही नहीं है, आपने क्या डाली, रिव्यू की एप्लीकेशन। रिव्यू की एप्लीकेशन मतलब
जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसी कोर्ट को आप एप्लीकेशन डालते हो कि अपने डिसीजन को चेक करिए। तो ऑब्वियस है आप रिव्यू की एप्लीकेशन पे कोई ना कोई कोर्ट फीस तो पे करेंगे, कोर्ट फीस आप पे करेंगे। अब आपने एप्लीकेशन डाली, कोर्ट फीस पे की, अगर रिव्यू के दौरान मतलब रिव्यू करती है कोर्ट और अपने उस डिसीजन को चेंज कर देती है, उसमें कोई ना कोई अल्टर कर देती है, उसको दोबारा पूरा का पूरा बदल देती है, तो आपने जो ये कोर्ट फीस पे की थी ये आपको रिफंड होगी। तो इन शॉर्ट, अगर रिव्यू के केस के अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन पे आपने जो कोर्ट फीस पे की है और रिव्यू के बाद कोर्ट का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाता है, तो आपने जो रिव्यू की एप्लीकेशन पे कोर्ट फीस पे की है वो रिफंड होगी। गलती से अगर आप ज्यादा कोर्ट फीस पे कर देते हो तो ज्यादा कोर्ट फीस रिफंड होगी। छठा, सेक्शन 65B, अगर पार्टीज में सेटलमेंट हो जाता है तो जो भी आपने केस के अंदर कोर्ट फीस पे की थी वो हो जाएगी रिफंड। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? ठीक है, अब ध्यान रख लेना एक छोटी सी बात कि भाई रिफंड किसके थ्रू होगा। रिफंड आप लोगे जाकर कलेक्टर से, कलेक्टर ऑफिस से रिफंड लोगे आप। अपने राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट के अंदर तो नहीं बताया गया, ठीक है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट के अंदर तो नहीं बताया गया कि, एक मिनट बता रहा हूँ कि रिफंड कैसे होता है, पर रिफंड का प्रक्रिया ये होता है। अब तो हालांकि बहुत एडवांसमेंट हो गई है कि आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है, बट जो क्योंकि ये पुराना है कोर्ट फीस एक्ट, उस समय जो प्रक्रिया ये होती थी कि आपको एक तरह से रसीद दी जाती थी, मतलब एक मेमो टाइप दिया जाता था, आप उसको कलेक्टर ऑफिस में लेकर जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस से आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। मतलब वो आपसे एक जो भी डॉक्यूमेंट्स भरवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, आपसे बैंक अकाउंट डिटेल लेंगे और फिर कलेक्टर ऑफिस से आपको पैसा वापस आएगा। क्यों कलेक्टर ऑफिस से आएगा? क्योंकि जो ये कोर्ट फीस होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती है, तो कलेक्टर से रिफंड होती है, कोर्ट नहीं इसके अंदर अपना कोई भी रोल प्ले करता। आज के समय में डायरेक्ट एडवांसमेंट हो चुकी है, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी रिफंड हो जाता है, आपको डिमांड ड्राफ्ट भी दे दिया जाता है, आपको जो बैंक की एक स्लिप होती है वो भी दे दी जाती है। तो आज के समय में एडवांसमेंट हो गई है, पर अपने को आज का नहीं बात करना, क्योंकि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट जो ऑब्वियस 1961 का है, अपने को उस समय को देखते हुए बात करनी है। अपने से पूछा जाए भाई राजस्थान सॉरी जो कोर्ट फीस है वो कैसे रिफंड होती है, कलेक्टर के थ्रू। आपके कोई बैंक अकाउंट या डायरेक्ट वो सिस्टम नहीं है, आपके कलेक्टर के थ्रू आएगी, आप कलेक्टर ऑफिस जाओगे, कलेक्टर आपके या तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा आपसे बैंक डिटेल लेकर, या फिर जो भी कैश दे दिया या जो भी कंसेप्ट हो, हालांकि कैश का कंसेप्ट नहीं होता, या तो आपको डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दे देना। हाँ जी, दोबारा बता देता हूं, सेटलमेंट को लेकर सिंपल सी बात है। सेक्शन 89 सीपीसी क्या होता है? सेक्शन 89 सीपीसी ये बात करता है कि पार्टीज में अगर केस चल रहा है ना, तो कोर्ट पार्टीज को सेटलमेंट के लिए रेफर कर सकती है कि भैया देख लो अगर समझौता हो जाए तो। यही छठा पॉइंट बोलता है कि अगर केस चल रहा था, पार्टीज में अगर समझौता हो जाता है, पर समझौता कैसा होना चाहिए? एज पर सेक्शन 89 होना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी अगर समझौता हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, तो पार्टीज ने जो भी कोर्ट फीस पे की थी, ऑब्वियस केस तो आ चुका था, केस आने के बाद ही समझौता हुआ है, तो पार्टी ने कोई ना कोई तो प्लेंट पे कोर्ट फीस पे की होगी, तो वो रिफंड कर दी जाएगी। तो सेक्शन 89 के थ्रू अगर सेटलमेंट होता है तो कोर्ट फीस रिफंड की जाएगी, जो भी पार्टी ने जो भी कोर्ट फीस पे की है। रिफंड किसके थ्रू होगी? कलेक्टर के थ्रू होगी, ये बात ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एक यहीं पर एक और बात लिख लेना, सेक्शन 67 जो ये बोलता है कि जो ये अमेंडेड डॉक्यूमेंट होते हैं ना, इन पर दोबारा कोर्ट फीस नहीं पे करनी होगी आपको। ये क्या बात है जी? ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल आपने प्लेंट फाइल किया, प्लेंट का कोर्ट फीस पे कर दिया, अब आप प्लेंट को अमेंड करना चाहते हो, आपने अमेंड करवा लिया, अब क्या दोबारा कोर्ट फीस पे करो? कानून कहता है ना, आपने अगर किसी डॉक्यूमेंट पे किसी चीज को किसी भी कागज के ऊपर कोर्ट फीस पे कर दिया, उसके बाद अगर आप उसमें कोई अमेंडमेंट करते हो, उसको चेंज करते हो, तो दोबारा कोर्ट फीस नहीं पे करनी, किसी भी तरह की दोबारा आपको कोई कोर्ट फीस नहीं पे करनी।
तो अमेंडेड डॉक्यूमेंट के केस के अंदर, विच मीन्स अगर किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के बाद आप उसको अमेंड करते हो, चेंज करते हो, उसमें कोई बातें चेंज करते हो, तो आपको दोबारा कोर्ट फीस नहीं पे करनी होती है। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछ सकता है कि अगर क्लेंट को अमेंड किया जाता है तो क्या दोबारा कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी? नहीं पे करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट के केस के अंदर कोई कोर्ट फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, मतलब दोबारा नहीं पे करनी पड़ेगी अगर पहले पे की है तो। सेक्शन 67, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो रिफंड के अंदर 61, 62, 63, 65 भी और 67 और ध्यान दे देना कि भाई कब पे नहीं करनी होती है, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, नो कोर्ट फी। कि भाई कब ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोर्ट फी पे करनी ही नहीं है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोबारा बोलूंगा, जितना भी क्वेश्चन बनेगा हमेशा डायरेक्ट कंटेंट से बनेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। क्वेश्चन फ्रेम होगा तभी वो, मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए लैंग्वेज भी सिंपल चाहिए उसको। अगर किसी चीज की लैंग्वेज ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका प्री का क्वेश्चन फ्रेम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब कोर्ट फीस नहीं पे करनी होगी। सेक्शन 64 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखेंगे अपने? सॉरी, सिंपल सी कहानी है कि आज के समय में जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आप पॉलिटिक्स में पैसा इन्वेस्ट करो, अगर आपकी पॉलिटिक्स चल जाती है तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आज के समय में यही करते हैं कि वो हर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं कि जब जिसकी सरकार आएगी तब अपने वो फायदा करेगा। तो सिंपल सी कहानी है जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पॉलिटिक्स क्या हो गई है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ऑब्वियस है कि हर आदमी जो इन्वेस्टमेंट करेगा या पॉलिटिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो किसमें करेगा? रूलिंग पार्टी जो सरकार में है। आज के समय में बीजेपी है नॉर्थ के अंदर या पूरे भारत के अंदर, और साउथ में है टीआरएस। तो बीजेपी एंड टीआरएस के अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलता है। तो बीजेपी एंड टीआरएस फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आते हैं अपने इसके अंदर से कैसे ये कहानी निकालेंगे। चलो भाई, बी, बेल बॉन्ड। अगर आप किसी भी तरह का बेल बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम होता है रिकॉग्निजेंस, उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं होती है, कोई भी कोर्ट फीस नहीं होगी। जे, अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी पिटीशन ऐसे पर्सन द्वारा आती है जो जेल में है, जो प्रिजन में बोल सकते हो, उसके द्वारा कोई कोर्ट फीस नहीं होगी। पी, क्या कहते हैं आपका, पब्लिक ऑफिसर। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप फाइल करते हो अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, मतलब कोई भी केस अगर आप पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ फाइल करते हो फॉर एक्ट डन इन पब्लिक ड्यूटी। ध्यान देना, पहले तीन को पढ़ते हैं। बेल के केस के अंदर, मतलब कि अगर आप अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो या बेल बॉन्ड दे रहे हो, उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। कोई भी बंदा जो जेल में है, जो किसी ना किसी तरह के प्रिजन में है, अगर वो कोई भी एप्लीकेशन, पिटीशन फाइल किसी भी तरह की, उस पर कोई भी कोर्ट फीस नहीं है। उसके बाद आ जाइए कि कोई भी बंदा अगर एप्लीकेशन डालता है किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ फॉर एक्ट, जो उसने पब्लिक ड्यूटी में जो एक्ट किया है, उस पर कोई भी कोर्ट फीस नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी? ठीक है, अब आ जाइए बीजेपी टीआरएस। टी, अपील अगेंस्ट म्युनिसिपल टैक्स। छोटे शहरों में तो नहीं लगता है, पर बड़े शहरों में म्युनिसिपल टैक्स लगता है। जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, म्युनिसिपल टैक्स लगाना चालू कर दिया है। उसके खिलाफ अगर आप अपील फाइल करते हो, जो भी अथॉरिटी है, जो भी कोर्ट है, कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। चलो आगे लिख लेते हैं। टी के बाद आ जाइए आप आर के अंदर, रिफंड ऑफ मनी।
कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं आप फॉर रिफंड ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने सरकार से कोई पैसा लेना है, मान लीजिए आपने यही ले लो, कोर्ट फीस की बात कर लो, आपने इसका रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालना है, तो आपने पैसा लेना है सरकार से उसके लिए। बट ध्यान देना, विद इन 6 मंथ, जब से रिफंड ड्यू है उसके अगर आप 6 महीने में एप्लीकेशन डालते हो तब कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। देन TRS, एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ समन। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं अपने। बी से बेल बॉन्ड, जे से अगर वो बंदा जेल में है, पी से कोई भी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, पब्लिक ऑफिसर मतलब पब्लिक ऑफिसर की कैपेसिटी में उसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हो। टी से टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स के खिलाफ अगर आप अपील करते हो। आर से रिफंड ऑफ मनी, बट ये ध्यान रख लेना 6 महीना। एस से समन, समन इश्यू करने के लिए अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डालते हो तो कोई भी कोर्ट फीस नहीं होगी। ठीक है, बीजेपी TRS 4, ये 4, एफ मींस 4, कोई भी सूट, कोई भी एप्लीकेशन by member of armed forces of union, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला अगर कोई भी केस फाइल करता है उसको कोई कोर्ट फीस नहीं पे करनी होगी, कोई कोर्ट फीस नहीं पे करनी होगी। तो अब ध्यान दे देना, बीजेपी TRS 4। अब अपने आते हैं एस के अंदर, जिसके अंदर सिंपल सी कहानी चलती है। एस अपने ने सम्मन वाला कर दिया गया, हाँ ठीक है, और कंप्लेंट वाला भी, हाँ ठीक है। SIP, अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है और उसके लिए आप एप्लीकेशन डालते हैं फॉर कंपेंसेशन, कि भैया मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है मुझे कंपेंसेशन दो, आप एप्लीकेशन डालते हैं फॉर इरिगेशन या सप्लाई ऑफ वाटर, कोर्ट में आते हैं कि साहब मुझे पानी की सप्लाई नहीं कर रही है सरकार, मुझे मेरे खेत के लिए पानी चाहिए, वो पानी नहीं दिया जा रहा है जो सरकार की ड्यूटी बनती है, कोई कोर्ट फीस नहीं है। ये हो गया आपका बीजेपी 4 TRS। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? ठीक है, पब्लिक अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया। यस, तो अब एक बार दोबारा देख लेते हैं अपने, कब कोर्ट फीस नहीं पे करनी होती है, बीजेपी TRS फॉर SIP। तो ये ध्यान दे रख लेना, B4 बेल बॉन्ड या रिकॉग्निजेंस, J4 कोई पर्सन अगर जेल में है, P4 अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ आप एप्लीकेशन, पब्लिक ऑफिसर के P पे एक और वर्ड है वो बता दूंगा अभी, ठीक है। T म्युनिसिपल टैक्स के खिलाफ अगर आप अपील करते हो तो। R रिफंड ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट। S अगर आप इशू एप्लीकेशन डाल रहे हो फॉर इशू ऑफ समन। F में आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन के जो मेंबर है वो जो भी सूट या एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद SIP के अंदर आई ध्यान रख लेना, इरिगेशन या सप्लाई ऑफ वाटर के लिए, और P प्रॉपर्टी अगर आपकी एक्वायर होती है उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं फॉर कंपेंसेशन, और P में एक और याद रख लेना, पुलिस ऑफिसर। आप पुलिस ऑफिसर को कोई भी एप्लीकेशन डालते हो, कोई भी पेटिशन डालते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप FIR डाल रहे हो, FIR करवा रहे हो कोर्ट थाने में, कोर्ट फीस कोई भी किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं। कोर्ट फीस तो मैंने वर्ड लिख दिया, अपने ये कह सकते हैं नो फीस, नो फीस, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी इन केसेस के अंदर, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। ये हुआ आपका सेक्शन 64 कि कब कोर्ट फीस नहीं होगी। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कौन सा सेक्शन बात करता है कि कोर्ट फीस नहीं होगी, या बोल सकते हो कौन सा सेक्शन बोलता है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पे कोर्ट फीस नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाइए, रेमिट करना, रिड्यूस करना फीस को, किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रख लेना, आपसे यही पूछा जाएगा, किसके पास पावर है टू रिड्यूस और रेमिट फी? स्टेट गवर्नमेंट।
कौन सा सेक्शन है? 65। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। उसके बाद किसके पास पावर है टू एग्जेम्प्ट पर्सन फ्रॉम पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस? ध्यान दे देना, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 65A। 65A। तो किसके पास पावर है टू रिड्यूस या रेमिट? किसके पास पावर है टू एग्जेम्प्ट पर्सन? एग्जेम्प्ट करने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास। कोर्ट फीस को कम करना, कोर्ट फीस को माफ करना, ये सब भी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब उसके बाद ये ध्यान रख लेना, कलेक्शन ऑफ फीस ये होता क्या है? प्रक्रिया समझनी है अपने को कि फीस कैसे कलेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद की क्या क्या चीजें होती है। भाई मान लो फीस कलेक्ट होती है, अगर मान लीजिए फीस रिफंड होती है तो क्या कोई पैसा काटा जाता है कि नहीं? हम जब भी कोर्ट फीस पे करते हैं तो हम कोर्ट फीस कैसे पे करते हैं अभी बता दूंगा, देखो दोबारा, चलो इतनी देर में मैं ये बात बता देता हूँ। हम जब भी कोर्ट फीस पे करते हैं ना, तो आप अगर कोर्ट में जाओगे तो ना, जैसे मान लो आप मेंस का आंसर लिखोगे तो उसके बाद आप अपनी आरटीए की कॉपी निकलवाओगे, तो आपको बोलेगा भाई स्टैंप, कोर्ट स्टैंप लाओ। तो कोर्ट की एक स्टैंप होती है जो कोर्ट में ही मिलती है, सिविल कोर्ट में मिलती है कोर्ट स्टैंप। ठीक है, तो कोर्ट स्टैंप किस लिए यूज की जाती है? कोर्ट फीस पे करने के लिए। कोर्ट के जो भी, कोर्ट की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जो भी चीजें होती है, कोई एप्लीकेशन होती है, उसमें उसमें अगर हमको कोई कोर्ट फीस पे करनी होती है तो फीस कैसे पे की जाती है? स्टैंप के थ्रू। फी कैसे पे की जाती है? स्टैंप के थ्रू। वही अगर अपने दूसरी तरह से बोले, सरकार कोर्ट फीस कैसे कलेक्ट करती है? स्टैंप के थ्रू। हम कैसे पे करते हैं? स्टैंप के थ्रू। तो कलेक्शन कैसे होता है? बाय स्टैंपिंग, बाय स्टैंप। अब देखो, हम लोग जो प्रैक्टिकली जो स्टैंप यूज होता है वो होता है एक ऐसा स्टिकर सा, छोटा सा स्टिकर होता है, उस पर कुछ ना कुछ बना होता है, स्टिकर होता है। पर कानून कहता है कि जरूरी नहीं है सिर्फ स्टिकर हो, आप ऐसे भी हो सकता है कि स्टैंप जो होता है एक बड़ा सा कागज हो सकता है, उस पर स्टैंपिंग पूरा सा ऐसे प्रिंट हो, प्रिंट। पर प्रैक्टिकली कोर्ट फीस के केस में जो अभी यूज होता है वो ये स्टिकर वाला, स्टिकर होते हैं जो अपने खरीदते हैं और चिपकाते हैं कागज के ऊपर। तो पहली चीज, कोर्ट फीस कैसे पे या कैसे कलेक्ट की जाती है? स्टैंप के थ्रू। स्टैंप कैसे हो सकती है? कानून तो बोलता है कि भैया स्टैंप दो तरह की हो सकती है। एक तो अपने बोलते हैं एडहेसिव, चिपकाने वाली, एक होती है इम्प्रेस्ड, छपाई वाली जो होती है, छपाई वाली। दो तरीके की होती है। तो वो कहते हैं भैया आप चाहे कैसे भी पे कर दो, चाहे तो वो स्टिकर वाले से पे कर दो, चाहे इम्प्रेस्ड। हम लोग हालांकि प्रैक्टिकली इससे पे करते हैं, पर कैसे भी हो सकता है, तो अपने ध्यान रखना है। कैसे कलेक्ट होती है? स्टैंप के थ्रू। स्टैंप कैसे होते हैं? या चिपकाने वाला होता है या फिर छपा हुआ होता है। एक चीज, चलो इतनी सी बात हुई। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, अगर कोर्ट फीस रिफंड होती है, क्या कोई पैसा काटा जाएगा क्या? मान लीजिए कोर्ट फीस रिफंड होती है तो क्या कोई पैसा काटा जाएगा क्या? जी सर, बिल्कुल काटा जाएगा। कैसे, क्या काटा जाएगा? 6 पैसे फॉर एवरी 1 रुपी। हर 1 रुपए के एवज में 6 पैसे काटे जाएंगे। ये ध्यान दे देना। ठीक है, अब एक बार मोटा मोटी बात कलेक्शन ऑफ फीस के अंदर है। सेक्शन नंबर अभी अपने कर लेंगे, सेक्शन नंबर 65, सॉरी 65, हाँ सही है, 65 तो हो गया ना, 66, 68 और 69। तो एक बार ध्यान देना, कोर्ट फीस कैसे कलेक्ट होती है? स्टैंप के थ्रू। स्टैंप कैसी होती है? दो तरह की स्टैंप होती है। आप कोर्ट फीस कैसे पे कर सकते हो? दोनों में से कोई भी तरीका, या हो सकता है आधा एडेसिव आधा इम्प्रेस्ड, कैसे भी पे कर सकते हो। क्या अगर कोर्ट फीस रिफंड होती है तो पैसा काटा जाएगा? काटा जाएगा। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब पैसा नहीं काटा जाएगा? ये एक और चीज होगी, तो अब ध्यान देना। जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट टिकट जिसको अपने बोलते हैं। तो अब ध्यान देना, ठीक है, ये तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया। अब प्रॉपर तरीका, कलेक्शन ऑफ फी, मैनर ऑफ कलेक्शन, चाहे तो बोल दो मैनर ऑफ कलेक्शन, चाहे बोल दो मैनर ऑफ पेमेंट, आपको जो सही लगे। हम इसको बोलते हैं स्टैंप।
ठीक है, कोर्ट टिकट तो अपने प्रैक्टिकली बोलते हैं पर कानूनी भाषा में बोलते हैं स्टैम्प। ठीक है, अभी आता हूं 6 पैसे। 6 पैसे भाई क्या हो गया, 1 रुपया, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। ठीक है, अब ध्यान दो, कैसे कलेक्ट है, कैसे पे होगा, स्टैंप के थ्रू। कैसे होगा, स्टैंप के थ्रू। पहली चीज, चलो यहां तक। अब ध्यान देना, स्टैंप कैसी हो सकती है। स्टैंप दो तरह की होती है, एक होती है एडहेसिव, एक होती है इम्प्रेस्ड। तो हम पे कैसे कर सकते हैं, एडहेसिव वाली से या इम्प्रेस वाली से, आप कैसे भी पे कर सकते हो। ऑल पेमेंट बाय एडहेसिव, ऑल पेमेंट बाय इम्प्रेस्ड, या चाहो तो आप पार्टली बाय एडहेसिव, पार्टली बाय इम्प्रेस्ड। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। तो अब ध्यान देना, ध्यान दे देना एक बार, कैसे कलेक्ट होता है, स्टैंप के थ्रू। स्टैंप कैसी होती है, दो तरीके की होती है। और कैसे पेमेंट होती है, 3 तरीके हैं सर। चाहे तो सारा पैसा, मतलब सारी कोर्ट फीस एडहेसिव के थ्रू पे कर दो, चाहे इम्प्रेस्ड के थ्रू, चाहे आधी इम्प्रेस्ड के थ्रू, आधी एडहेसिव के थ्रू। ये सारी कहानी आपकी सेक्शन 66 में है, 66 के अंदर। अब आ जाइए, 68 छोड़ देना चाहिए, सेक्शन 69 डिडक्शन। यस नीतू जी, ये बात समझ आ गई, 6 पैसे वाली बात। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आपने जितना भी पैसा पे किया है तो हर 1 रुपए का 6 पैसा कटेगा। तो अगर 10 रुपए हुए तो कितने पैसे कटेंगे, 60 पैसे कटेंगे, बाकी बचा हुआ मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देख लो, 1 रुपए का 6 पैसा कटेगा, 2 रुपए का 12 पैसा, 3 रुपए का 18 पैसा, तो उतना पैसा कटेगा, बाकी बचा हुआ मिल जाएगा। अब तो बात समझिए, डिडक्शन का रूल ये है कि हर 1 रुपए का 6 पैसा डिडक्ट होगा। भाई ये मान लो उनका खर्चा मान लेते हो, डिडक्ट होगा। बट एक बात ध्यान रख लेना, नो डिडक्शन। कब डिडक्शन नहीं होगा, आपको सारे का सारा पैसा वापस मिलेगा। अगर आपको जो कोर्ट फीस रिफंड हो रही है ड्यू टू ऑर्डर रिवर्स्ड इन अपील, ये क्या हुआ, ये कहता भाई आप अपील में गए, मामला पूरा का पूरा पलट गया और अपीलेट कोर्ट ने कह दिया कि इनको पैसा वापस दो, जो इन्होंने अपील का कोर्ट फीस पे किया था वापस दो। आप अपील में गए, मामला आपके फेवर में आ गया जो पहले आपके खिलाफ था, और अपीलेट कोर्ट ने कह दिया कि इनकी कोर्ट फीस रिफंड करो। वहां पे कोई डिडक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। ये है 69। तो कलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ध्यान रख लेना, डिडक्शन वाला अमाउंट याद रख लेना, एंड देन पेनल्टी। पेनल्टी में 2 चीजें हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो स्टाम्प को सेल करता है, नॉट ऑथोराइज्ड, कि भैया वो ऑथोराइज ही नहीं था तो सेल स्टैम्प वो फिर भी सेल करता है, या कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज्ड है टू सेल स्टैम्प, वो किसी रूल रेगुलेशन को वायलेट करता है, रूल रेगुलेशन का वायलेशन करता है, मतलब उसके खिलाफ चला जाता है। इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी बंदा जो स्टाम्प बेचता है जो ऑथोराइज नहीं है स्टाम्प बेचने को, स्टाम्प कौन से, कोर्ट फीस, हमको कोर्ट फीस से मतलब है, हम वो नॉर्मल स्टाम्प की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कोर्ट फीस एक्ट की बात कर रहे हैं। जो कोर्ट फीस वाले स्टाम्प बेचता है, नॉट ऑथोराइज टू सेल। या फिर ऐसा कोई भी बंदा है जिसको सरकार ने परमिशन दी कि तुम कोर्ट फीस वाले या कोर्ट टिकट बेचो, पर अपने जस्ट अभी आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे, ये है सेक्शन 70, सेक्शन 70, ठीक है। अपने जस्ट आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे 71 हाई कोर्ट की, भाई इन लोगों के पास रूल मेकिंग पावर होती है। अगर इनका आपने कोई भी रूल को कॉन्ट्राडिक्ट किया, आपने कोई भी राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट का सेक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट किया,
या तो आप ऑथराइज नहीं थे टू सेल स्टैम्प और आप बेच रहे हो, या फिर आप ऑथराइज थे पर आपने सरकार की किसी नियम या नियमावली जो बोल सकते हैं उसका कोई ना कोई आपने वायलेशन किया, आपको पनिश किया जाएगा। जो पनिशमेंट की जो सजा होगी वो होगी 6 महीने तक की सजा हो सकती है, 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है, दोनों। 6 महीने तक की सजा, 500 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों। ये ऐसी चीजें है ना जो डायरेक्ट पूछी जाती है। भाई कौन सा सेक्शन पेनल्टी की बात करता है, पेनल्टी कब लग सकती है, पेनल्टी कितनी लगेगी, ये है सेक्शन 70। अब उसके बाद आप आ जाइए रूल मेकिंग पावर। हाई कोर्ट के पास है रूल मेकिंग पावर, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के पास है रूल मेकिंग पावर। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू अपने राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट में पढ़ चुके हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब ध्यान देना, किस किस के पास है, 3 लोगों के पास, हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू और स्टेट गवर्नमेंट। सीधा सा है 71, 72, 73। हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में मामले हैं ना, जो भी मान लो हाई कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं, उनको लेकर रूल बना सकती है। हाई कोर्ट के पास जो भी मामले हैं, या फिर कोर्ट्स को लेकर जो भी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर कोई भी मामले हैं, उनको लेकर रूल बना सकती है। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, राजस्थान कोर्ट फीस में हमने पढ़ा, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का मतलब क्या है, जो ये रिवेन्यू कोर्ट है, इनको लेकर ये लोग रूल बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी चीज को लेकर रूल बना सकता है। तो हमको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में हाई कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। 71, 72, 73 एंड देन इज रिपील, कि इस एक्ट ने किन चीजों को या किन 2 एक्ट को रिपील किया। सीधा सा ध्यान रख लेना, इसने एक तो पुराना राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट था उसको रिपील किया है, और राजस्थान सूट वैल्यूएशन एक्ट। राजस्थान कोर्ट फीस, राजस्थान सूट वैल्यूएशन। राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट कब का था, ये 1950 का, 1958 का। इनको इसने रिपील कर दिया, बस बात खत्म। कौन सा सेक्शन रिपील, हालांकि रिपील पूछा नहीं जाता बट फिर भी। ये है आपका अपना आज का जो टॉपिक है, 61 से लेकर 74 तक का। प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने शाम को पढ़ेंगे, और हो सका तो शाम को अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अब ध्यान दे देना, आज का टॉपिक तो इजी लगा होगा आप लोग को, आज के टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आज के टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है। रिपील मतलब किस एक्ट को, जो ये राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट एंड सूट वैल्यूएशन जिसका पूरा नाम है 1961, इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया, इसकी जगह पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था जिसकी जगह पे ये नया वाला है। नया वाला एक्ट कौन सा है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट 1961। रिपील मतलब रिप्लेस, किसको बदल के आया है। हाँ बिल्कुल, रिमांड रिपीट कर देते हैं। कहाँ गया, ये लो, ध्यान दे देना। रिमांड का कंसेप्ट दोबारा बता देता हूं, रिमांड का कंसेप्ट ये होता है कि भाई मान लो आपको कोई भी डिसीजन आया, फॉर एग्जांपल जयपुर की लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया जिसके खिलाफ आप अपील में चले गए। हाँ, जयपुर की लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया जिसके खिलाफ आप अपील में गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या पावर होती है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब अपीलेट कोर्ट हो गई है, अपील में गए तो अभी अपीलेट कोर्ट हो गई। अपीलेट कोर्ट के पास क्या पावर होती है, ये उस केस को सुन भी सकते हैं, डिसाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास ये भी पावर होती है कि ये इस केस को वापस भी भेज सकते हैं। अगर इनको लगता है ना भाई केस में बहुत ज्यादा ब्लंडर हुए हैं, तो केस को वापस भेज सकते हैं किस कोर्ट के पास, जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर होती है कि वो केस को वापस भेज सकती है उस कोर्ट को जिसने फैसला सुनाया। जो वापस भेजने का कंसेप्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिमांड। क्या बोलते हैं, रिमांड। अब ध्यान दें, ये कहता है कि भाई अगर मान लो कि आप
मामला आया अपील में, अपीलेट कोर्ट ने वापस भेज दिया, तो आपने यहाँ की कोर्ट फीस पे की ना। कोर्ट फीस किस लिए पे की जाती है कि साहब आपका जो खर्चा होगा वो मैं भर रहा हूँ, कोर्ट चलाने का जो खर्चा होगा वो मैं भर रहा हूँ, तो चलो ठीक है। पर अब कोर्ट केस तो यार चल ही नहीं रहा ना, आपने इनको कोर्ट फीस पे की, कोर्ट चलाने का खर्चा दिया, इन्होंने तो केस चलाया ही नहीं, इन्होंने तो वापस भेज दिया, फिर इनको किस बात का खर्चा दे रहे हो, वापस लो इनसे खर्चा। तो यही कंसेप्ट है कि भैया अगर आप अपील के अंदर, जो अपीलेट कोर्ट है वो केस को वापस भेज देती है, रिमांड कर देती है लोअर कोर्ट के पास जहां से केस आया था, तो जहां आपने जो अपीलेट कोर्ट में जो कोर्ट फीस पे की होती है वो रिफंड होती है, होती नहीं है मतलब रिफंड हो सकती है में, वो अपीलेट कोर्ट की इच्छा होती है, जो रिमांड कर रही है ना वो चाहे तो आपको कोर्ट फीस रिफंड भी कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है। हाँ जी, अब कोई भी डाउट कुछ भी। यस, अब और बता दो और क्या पूछना है। ऑलमोस्ट तो ऐसा है कि आपके जो, अगर आरजेएस के सिलेबस की बात करूं तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट चीज़ें अपनी अब खत्म हो चुकी हैं। तो अब आप लोग कोशिश करना कि जो टेस्ट सीरीज चालू होगी उसको अच्छे से फॉलो करना, उसको टाइम टू टाइम बढ़िया से टेस्ट देना, और सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना कि भाई पहले माइनर लॉस, नए पुराने दोनों माइनर लॉस, हिंदी इंग्लिश पे इतना कमांड होगी, 30 में से 20 22 20 21 22 नंबर तो आराम से बन जाएं, और नए वाले नए पुराने दोनों माइनर लॉस, अगर आपने इतना कर लिया, और वो भी कब तक, मान लो अभी अप्रैल चल रहा है, मई तक, मई के अंदर, और आप कर सकते हो, आपने ऑलमोस्ट चीजें पढ़ चुके हो, आप मार्च से आपने तैयारी चालू की, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है, अगर मई तक भी आप ये कर देते हो, या आने वाले 15-20 दिनों में, आप 20 दिनों में आप कर देते हो, आपके बहुत अच्छे चांसेस है एग्जाम क्लियर करने के। तो ये स्ट्रेटजी रखना, नए वाले माइनर लॉस को कोशिश, सॉरी माइनर लॉस को कोशिश करो जितनी जल्दी कर सको, और उस पर जितनी अच्छी कमांड कर सको, क्योंकि माइनर लॉस इजी है, टाइम टेक मतलब ठीक है, कुछ जगह ऐसी आती है जहां पर अपने को काफी मेहनत करनी पड़ती है, बट इजी है, अगर अपने उसको बार बार रिपीट करें तो हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें हैं। शाम को अपने बाकी का खत्म कर देंगे, क्योंकि जो प्रोबेट वाला है उसको अलग से इसलिए रख रहे हैं कि आप उसको अलग से ही पार्ट समझ के पढ़ना। ओके, तो यस, अब कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। 25 तारीख से आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी चालू कर दो। पहले ही बता देता हूँ, आपके पहले कवर करवाए जाएंगे, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट का टेस्ट होगा, तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट को आप उस हिसाब से पढ़ना चालू कर दो। यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास। अभी तो वो राजस्थान लैंड रेवेन्यू का थोड़ा सा एरिया बाकी है ना, तो कल तक तो अपना वही खत्म होगा, आज और कल तक। ठीक है, फिर अपने आपका जो क्या नाम है, क्या नाम है ये, फैमिली लॉ, फिर ये फैमिली लॉ चालू कर देंगे, क्योंकि फैमिली लॉ ही एक बाकी है, बाकी तो सारा हो ही चुका है। और पुराने लॉज, पुराने माइनर लॉज की बात कर रहा हूँ, और मेजर लॉज की बात कर रहा हूँ, भाई अपने ने तो पढ़ा चुके हैं, बट अपने इसके अंदर पढ़ेंगे दोबारा, तो उसको तो आपको प्रॉपर, जैसे नहीं एक समरी फॉर्म जो होती है वैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि फिर दोबारा डिटेल में पढ़ाना तो वो तो आप वो पुराने वाले लेक्चर ही देख लो, वो तो अगर उतना ही टाइम दोबारा देना है तो जैसे समरी फॉर्म में भाई ये चीज क्या होती है, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं, फिर अपने वैसे पढ़ेंगे। फैमिली लॉ में पहले मुस्लिम लॉ करवा लेंगे, डिपेंड करता है यार, देखो पहले मुस्लिम लॉ के, ऐसा है कि मुस्लिम लॉ कह रहे हैं सारे
कि मुस्लिम लॉ बहुत इजी है, मुस्लिम लॉ शॉर्ट सा सब्जेक्ट है आपका, मतलब जल्दी खत्म होने लायक सब्जेक्ट है, तो पहले मुस्लिम लॉ कर लो कि एटलीस्ट ये तो होगा कि फैमिली लॉ आधा तो हो चुका है, और फिर हिंदू लॉ में अपने सबसे पहले सक्सेशन उठा लेंगे, देन बाकी कर लेंगे। क्योंकि देखो बात, अगर अपने को एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, अगर वो फैमिली लॉ से क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियस है वो मुस्लिम लॉ से भी पूछेगा और हिंदू लॉ से भी पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो हिंदू लॉ से पहले पूछेगा या सारे हिंदू से पूछेगा, ऐसा तो वो करेगा नहीं। तो जो चीज जितनी जल्दी हो सकती है पहले उसको खत्म करते हैं। जैसे मान लो आपका मुस्लिम लॉ है वो जल्दी खत्म हो सकता है, हिंदू लॉ के अंदर चलो सक्सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले सक्सेशन कर लेंगे, पर हिंदू लॉ ऐसा है जो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लेंदी रहेगा वो, तो क्योंकि हिंदू लॉ लेंदी रहेगा तो अपने पहले मुस्लिम लॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्लास खत्म कर दें, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, चलो भाई ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू। हाँ जी, टेस्ट के शेड्यूल अभी तक बने नहीं हैं, जितना अभी तक जो फाइनल हुआ वो मैंने आपको बता दिया है कि पहले राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट करवाया जाएगा आपका टेस्ट, तो उसी हिसाब से लैंड रेवेन्यू एक्ट चालू कर दो। मतलब 1 या 2 दिन में आपका ये शेड्यूल फाइनल हो जाएगा, क्योंकि फैमिली लॉ की क्लासेस का है कि भाई वो कब से चालू होनी है आपकी, तो 1 या 2 दिन में आपका शेड्यूल फाइनल हो जाएगा। तो आपका फिर वो शेड्यूल, पर ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि पहले आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट का ही टेस्ट है, तो आप उस हिसाब से उसको पढ़ना चालू कर दो। और 30, और ये और बता देता हूँ, 30 या 40 सेक्शन का टेस्ट होगा, एक एक टेस्ट में 30-40 सेक्शन का ही सिलेबस रखेंगे, वे 30 या 40 उतना ही, कि उतने सेक्शन में से जो जो क्वेश्चन, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे, ऐसे करके 40 सेक्शन ऑन एन एवरेज आप उठा लो, उतने रहेंगे, तो 40 40 40 का ग्रुप बनाएंगे, उसके हिसाब से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चलो अब क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।